The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। शुरुआत करते हैं झारखंड से आए इस वीडियो से। तरीका नहीं है। 50 को लेके आ गया तुम। 50 को लेके सब साथ में आए हो। निकलो अभी, निकलो यहाँ से। खाली करो यहाँ से। नहीं समझ में आ रहा है। निकलो, बता दे रहे। निकलो यहाँ से। निकल यहाँ से। निकल। जाओ ना। खाली करो। कहाँ? जाओ ना। वीडियो झारखंड के धनबाद जिले के झरिया का है। आउटसोर्सिंग कंपनी के हाजिरी बाबू मोहित श्रीवास्तव की सोमवार को हत्या हो गई थी। इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग आउटसोर्सिंग कंपनी पहुंचे मुआवजे की मांग करने के लिए। इससे पहले कि लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते, मौके पर मौजूद झरिया थाने के इंस्पेक्टर पीके सिंह ने उन्हें कंपनी छोड़कर जाने को कहा। परिजन अपनी बात रख ही रहे थे कि इंस्पेक्टर गाली गलौज करने लगे और लाठीचार्ज कर दिया। मामले का वीडियो वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दे दिए। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 72,330 नए मामले सामने आए, जबकि कुल 459 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 5,85,000 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना से अब तक 1,63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब तक कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल की उम्र से ज्यादा के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। अब 45 साल या उससे ज्यादा का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। दूसरी सुर्खी सुपरस्टार रजनीकांत से जुड़ी है। रजनीकांत को इंडिया के सबसे बड़े फिल्मी सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज सुबह ही इस बात की अनाउंसमेंट सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। रजनीकांत को यह सम्मान 2019 के लिए दिया जा रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजन टाल दिया गया था। रजनीकांत तमिल सिनेमा में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इसी 6 अप्रैल से तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन भी हैं, इसलिए अवार्ड अनाउंसमेंट को भी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया कि क्या तमिलनाडु में चुनाव के कारण रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। हद हो गई। ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं। सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। पिछले दिनों रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा भी की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य बड़े लीडर से बातचीत भी की थी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने के अपने प्लान को टाल दिया था। तीसरी सुर्खी बनाई आम आदमी की छोटी बचत पर चली केंद्र सरकार की कैंची ने। 31 मार्च को मोदी सरकार ने छोटी बचत योजनाओं और पीपीएफ जैसी सेविंग स्कीम्स के ब्याज दर में भारी कटौती कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर छोटी योजनाओं पर ब्याज दर 1.10% तक घटाने की जानकारी दी गई। इस कटौती के बाद पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरें पिछले 46 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गईं। नई दरें गुरुवार 1 अप्रैल 2021 से लागू होनी थी, लेकिन गुरुवार सुबह होते होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया और इस फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके बताया कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर 2020-21 की पिछली तिमाही के इंटरेस्ट रेट ही फिलहाल जारी रहेंगे। सीतारमण ने इस नोटिफिकेशन के जारी होने के पीछे का कारण भी ट्वीट में बताया। उन्होंने कहा कि आदेश गलती से जारी हो गया, इसलिए वापस लिया जा रहा है।
मोदी सरकार द्वारा गलती से लिए गए इस फैसले और फिर उसे वापस लेने पर विपक्ष हमलावर है। कुछ नेता इसे 5 राज्यों में चल रहे चुनावों की मजबूरी बता रहे हैं, तो कुछ निर्मला के मंत्रालय की गलती पर तंज कस रहे हैं। पूछ रहे हैं कि पूरे देश को प्रभावित करने वाला फैसला गलती से कैसे लिया जा सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, रात में सरकार ने आम जनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। सुबह जब सरकार जागी तो उसे पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है। सुबह उठते ही सारा दोष ओवरसाइट शब्द पर मढ़ते हुए सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। चुनाव है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, भाजपा अपना अर्थशास्त्र फिर से लागू करेगी। इलेक्शन के माहौल में विपक्षी दल केंद्र की बीजेपी सरकार के इंटरेस्ट रेट घटाने और फिर गलती का हवाला देकर वापस लेने पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को भी इस तरह की हरकत का कोई ठोस स्पष्टीकरण देते नहीं बन रहा है। अब देखना है कि सरकार अगले कुछ दिनों में इस प्रकरण पर डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। चौथी सुर्खी कश्मीर से है। श्रीनगर में बीजेपी नेता अनवर खान के घर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में अनवर खान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगली सुर्खी पुदुचेरी से है। मद्रास हाईकोर्ट ने UIDAI को आंतरिक जांच कर यह पता लगाने के लिए कहा है कि आखिर बीजेपी को वोटर्स के नंबर कैसे मिल गए। कोर्ट ने चुनाव आयोग और पुलिस को भी बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार में आधार नंबर इस्तेमाल करने के मामले की जांच जारी रखने को कहा। CPIM की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े ए आनंद ने याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों का इस्तेमाल बीजेपी व्हाट्सएप के जरिए चुनाव प्रचार में कर रही है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि सिर्फ उन्हीं नंबरों पर बीजेपी का मैसेज आया था जो आधार कार्ड से लिंक है। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि चुनावी लाभ के इतर ये मामला लोगों की निजता में भी सेंधमारी का है। चुनावी माहौल में ये मुद्दा खोना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार संस्थान इस मामले पर जवाब दें। दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कैंपेन के दौरान वोटर्स के फोन नंबर लिए हैं। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि DYFY के कार्यकर्ताओं का कोर्ट जाना और बीजेपी पर आरोप लगाना साजिश का हिस्सा है। ये उन लोगों की साजिश है जो बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सियासत में लड़ाई जब जीत हार से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन जाए तो मुकाबला किसी युद्ध की तरह लड़ा जाता है। आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान हुआ। वोटिंग 30 सीटों पर थी, लेकिन सारा जोर एक सीट पर था और एक सीट की जीत हार के लिए पार्टियां क्या क्या कर सकती हैं, आज वो सब दिखा। साम दाम दंड भेद कि किसी भी रास्ते से जीत तक पहुंचने की जंग दिखी। पत्थर चले, लाठियां चली, लाशें गिरी, वो सब कुछ हुआ जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। हम बात पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की सीट की कर रहे हैं। वो सीट जहां से पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और सामने हैं उनके ही पुराने सहयोगी जो अब बीजेपी के मिशन बंगाल के सारथी हैं, शुभेंदु अधिकारी। पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव का ये सबसे अहम मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें जीत हार से पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री का नाम भी तय होगा। अगर ममता बनर्जी यहां से हारती हैं तो उनके हाथ से सत्ता फिसल सकती है और अगर शुभेंदु अधिकारी हारते हैं तो पश्चिम बंगाल के इस कद्दावर नेता एक नई पार्टी में करियर पर सवालिया निशान लग जाएंगे। नंदीग्राम ममता बनर्जी को पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम फैक्टर माना जाता है, लेकिन अब चुनावी गलियारों में अटकलें हैं कि कहीं नंदीग्राम ही ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग से एग्जिट का रास्ता तो नहीं दिखा देगा। और इसी अहमियत के दबाव में आज बीजेपी और टीएमसी का पूरा जोर दिखा। तो अब बात करते हैं आज मतदान के दौरान क्या क्या हुआ। चुनाव आयोग ने संवेदनशीलता को देखते हुए बुधवार को ही पूरे नंदीग्राम में धारा 144 लगा दी थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नंदीग्राम का एरियल सर्वे भी किया था और जो लोग नंदीग्राम के वोटर्स नहीं हैं उनके घुसने पर भी पाबंदी थी।
और सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं, दूसरे चरण की सभी 30 सीटों को चुनाव आयोग ने संवेदनशील माना था और वोटिंग शुरू होने से पहले ही हत्याओं की खबरें भी आने लगी थी। खबरें आई कि पश्चिम मिदनापुर के केसपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में वोटिंग शुरू होने से पहले ही एक बीजेपी कार्यकर्ता उदय शंकर की लाश उसके घर में लटकी हुई मिली। बीजेपी ने आरोप लगाया उदय शंकर को टीएमसी वाले धमका रहे थे क्योंकि उसने मिथुन चक्रवर्ती के साथ रोड शो में हिस्सा लिया था। मौत की इन खबरों के साथ मारपीट झगड़ों की और भी खबरें आती रहीं। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की खबर आई। हालांकि हमले में शुभेंदु की कार को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा पश्चिम मिदनापुर के केसपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रीतिश रंजन के काफिले पर भी हमले की खबर आई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प की खबरों के बीच खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक बूथ पर पहुंच गईं और फिर उनका एक वीडियो आया। इसमें वो फोन पर बात कर रही थी। फोन किया था राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को बताया कि स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए। सुनिए। ममता के आरोपों पर उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो ड्रामा कर रही हैं। सुनिए। पर वो जैसे बैठ गई हैं बूथ पर जाकर कह रही है वो नाटंकी ड्रामा, वो उसकी एक बूथ में एजेंट नहीं निकल दिया, ये सब एलिगेशन दिया, लेकिन यहाँ उनकी आदमी पत्रकार का ऊपर पथराबाजी किया। नंदीग्राम के अलावा और भी कई इलाकों से गड़बड़ी के आरोपों या झड़पों की खबरें आती रहीं। देवरा सीट की बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को 150 टीएमसी के लोगों ने घेर लिया था। इसके उलट टीएमसी ने भारती घोष पर बूथ के बाहर वोट डालने वालों को पैसे बांटने का आरोप लगाया। केशपुर में टीएमसी के लोगों पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को पीटने का आरोप लगा। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी टीएमसी वाला झगड़ा सीपीएम और टीएमसी के बीच भी दिखा। घाटल में तो सीपीएम समर्थकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहा कि टीएमसी वाले उन्हें वोट डालने के लिए ही नहीं जाने दे रहे। तो इस तरह की रही पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग। 5:30 बजे तक 80% मतदान हुआ। तो ये आज के चुनाव की बात हो गई। अब बात नंदीग्राम सीट की अहमियत की। बात कुछ साल पीछे से शुरू करते हैं। 2006 के साल से इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब हो रहा है। 28 साल से पश्चिम बंगाल पर राज करता आ रहा लेफ्ट फ्रंट ही एक बार फिर सत्ता में लौटा। मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य। उदारीकरण के दौर में अब वामपंथी सरकार भी उद्योग लगाने की तरफ बढ़ रही थी। न्योता था इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को। पश्चिम बंगाल में एक केमिकल हब शुरू किया जाना था और हब लगाने के लिए जमीन चाहिए थी। इसलिए 10,000 एकड़ जमीन का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया गया। जमीन चिन्हित की गई पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में। किसानों से जमीन ली जानी थी, लेकिन कई किसानों ने जमीन देने से मना कर दिया। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई और इसकी अगुवाई में किसानों ने SEZ का विरोध शुरू कर दिया। कहा जाता है कि माओवादियों का भी इसे समर्थन था। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए राज्य की पुलिस ने गोलीबारी की। इस आंदोलन में कुल 14 गांव वालों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये मार्च 2007 की घटना है। इसके एक साल बाद ही सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। सिंगूर में टाटा कंपनी नैनो कार बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने वाली थी, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण होना था। इसके खिलाफ भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। इन आंदोलनों को साथ मिला ममता बनर्जी और टीएमसी का। मां माटी और मानुष का नारा तृणमूल कांग्रेस ने इसी दौर में दिया था। ये नारा और नंदीग्राम सिंगूर में ममता बनर्जी की भूमिका पश्चिम बंगाल की जनता को खूब रास आई। वामपंथियों की विश्वसनीयता खत्म हो रही थी क्योंकि किसानों मजदूरों की बात करने वाले पार्टी उद्योगपतियों की तरफ जाकर आंदोलनकारियों पर ज्यादती कर रही थी। सीपीएम की खूब किरकिरी हुई। पश्चिम बंगाल के बाहर भी खूब आलोचना हुई और इसका असर चुनावों पर भी पड़ा। विधानसभा उपचुनावों और 2009 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को सीटों का नुकसान हुआ और फिर 2011 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता का ताज मिला
ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के सत्ता में पहुंचने की वजहों में से एक अहम वजह नंदीग्राम भी माना जाता है। अब बात करते हैं मौजूदा चुनाव की। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। नंदीग्राम विधानसभा में टीएमसी की सीट पर ही कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी से नाराजगी के बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया था। शुभेंदु अधिकारी के जाने से हुए नुकसान को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। अब इस चुनाव में नंदीग्राम के लोगों ने किस पर भरोसा किया है, ये तो 2 मई को नतीजे आने पर ही पता चलेगा। लेकिन नंदीग्राम में चुनावों के अलावा कुछ और भी है जो आज भी लोगों की यादों में दर्द बनकर उमड़ आता है। 2007 के आंदोलन पर जातियों की यादें। हमारे संवाददाता प्रशांत मुखर्जी ने नंदीग्राम में उन महिलाओं से बात की जिनके साथ आंदोलन के दौरान जुल्म हुआ था। देखिए उनकी रिपोर्ट। आंदोलन जब शुरू हुआ तब बुद्धदेव की सरकार थी, जमीन लेने की बात कह रही थी। हमें समझ नहीं आया कि किस जमीन को लेने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं तो नंदीग्राम की ही लोग, लेकिन हम ये सब इतना समझ नहीं पाते थे। हमारे जमीन लेने की कहाँ से बात आती है? हम तो किसानी पर अपना गुजर बसर करते हैं। हम अपने खेत पर भी किसानी करते हैं और दूसरों के खेतों पर भी काम करते हैं। हमारी जमीन थी और जब सरकार इसको लेना चाही तो हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया। मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग हमारे बारे में तो सब कुछ जानते हैं। तब हमारा आंदोलन शुरू होता है 3 जनवरी भूता मोड़ से लेकर भांगा बेड़ा तक। भांगा बेड़ा में 3 लोगों की हत्या होती है। उसके बाद फिर 14 मार्च को अधिकारी पाड़ा में, मालपाड़ा में और भांगा बेड़ा में। मैं क्या भूलूं अत्याचार के बारे में। अत्याचार की बात और मत बोलिए। हमारी केसों का अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। हम तो घर पे रहने वाले लोग हैं। शायद उनकी जमानत हो गई हो हमारे केस में। जब ये केस हुआ तब मैंने होश तक नहीं संभाला था। अगर केस नहीं होता तो हमारा अस्पताल में दाखिला ही नहीं होता। मैं तमलुक के अस्पताल में थी। छोटा बेटा साथ था। मेरे पति मेरे साथ थे, लेकिन बड़े बेटे को अलग रखा गया था। वो दुर्दशा, वो समय, उस वेदना की बात करने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके हम लड़ रहे हैं। 10 नवंबर को भी वही बात होती है। 10 नवंबर को पंचम दल गोकुल नगर माकुलपाड़ा में, वहाँ भी मेरे साथ बलात्कार हुआ। मैं फिर तमलुक अस्पताल में भर्ती थी। उन चीज़ों का अब असर हो रहा है। मैं ठीक से देख नहीं पाती हूँ। यहाँ दर्द होता है, पैरों में भी दर्द होता है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। बेटा तो पास बैठा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। बहुत अत्याचार हुआ। कभी मेरे पति अगर मुझसे पूछने की भी कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें रोक देती हूँ। मेरे जिंदगी में मैंने ये सब मेरे पति को भी नहीं बोला है। मेरे पति से कभी मेरे झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी इस वाक्य को लेकर कोई चर्चा नहीं करते। क्या हुआ था मेरे साथ मुझे ही पता है, मैं कभी किसी को नहीं बता पाई। ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। अब असम चलते हैं। असम में दूसरे चरण में आज 39 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग ज्यादातर शांतिपूर्ण ही रही। पश्चिम बंगाल जैसी हिंसा की खबरें असम से नहीं आई। असम में आज प्रधानमंत्री की रैली भी थी। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। एनडीए सरकार यहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार बनाकर इसी मंत्र को लेकर के आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। असम में चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस दिया है। कांग्रेस की एक शिकायत को लेकर। कांग्रेस ने शिकायत की थी कि हेमंत बिस्वा ने अपने एक भाषण में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चेयरमैन हग्राम मोहिलरी को धमकी दी थी। इसी शिकायत पर चुनाव आयोग ने 2 अप्रैल तक हेमंत बिस्वा शर्मा से जवाब मांगा है। ये असम के अपडेट थे। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ।
शुरुआत तमिलनाडु से करते हैं। यहां मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के खिलाफ विवादित बयान देना डीएमके नेता ए राजा को महंगा पड़ा है। चुनाव आयोग ने ए राजा पर कार्रवाई की है। उन्हें 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राजा को सजा सुनाते हुए उनके बयान को आपत्तिजनक और किसी महिला के मातृत्व को नीचा दिखाने वाला बताया है। साथ ही इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। बता दें कि ये राजा ने राजनीति में स्टालिन को ज्यादा समझदार बताने के चक्कर में ये आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, स्टालिन का पॉलिटिकल करियर एक पूरे मैच्योर बच्चे की तरह है जो जायज तौर पर पैदा हुआ है। वहीं पलानीस्वामी का करियर एक नाजायज रिश्ते से पैदा हुए प्री मैच्योर बच्चे की तरह है। इस बयान को पलानीस्वामी की दिवंगत मां के अपमान के तौर पर देखा गया। इसके बाद एक रैली में ईपीएस भावुक हो गए। एआईएडीएमके ने शिकायत दर्ज करा दी। वैसे राजा ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन शिकायत मिली थी तो चुनाव आयोग को कार्रवाई तो करनी ही थी। पहले ए राजा से उस बयान पर जवाब मांगा गया, अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई। अब बात योगी आदित्यनाथ की। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक इन दिनों चुनावी दौरे पर हैं। पहले तमिलनाडु गए, वहां पर कोयम्बटूर साउथ में बीजेपी प्रत्याशी वनिति श्रीनिवासन के लिए एक रैली की। लेकिन इस रैली से पहले कुछ शरारती तत्वों द्वारा टाउन हॉल स्ट्रीट के दुकानों पर पथराव किया गया। इस दौरान दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहा जा रहा था। फिर शुरू हुआ सियासी हंगामा। हर किसी ने इस घटनाक्रम की निंदा की, लेकिन चुनाव में जीत सिर्फ निंदा से तो मिलती नहीं है। इसके लिए जरूरी होते हैं वोट, जिसके मकसद से इसी निर्वाचन क्षेत्र के दूसरे उम्मीदवार कमल हसन उस दुकान पर ही पहुंच गए जिसे निशाना बनाया गया था। दुकानदार से मुलाकात की और एक जोड़ी फुटवियर भी खरीद डाली। इससे पहले कमल हसन ने ट्वीट करके कहा था, हमें एकता से दंगा विशेषज्ञों को हराना चाहिए। अब बारी आई केरल दौरे की। यहां पर उन्होंने केरल के पिछड़ेपन के लिए यूडीएफ और एलडीएफ को जिम्मेदार ठहराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, केरल को विकास की बुलंदियों को स्पर्श करना चाहिए था, किंतु यूडीएफ व एलडीएफ के 5-5 वर्ष के सत्ता समझौते के खामियाजे के कारण आज वो पिछड़ा है। दोनों ही गठबंधन ने जनता के भरोसे को तोड़ा है। अपने भाषण में यूपी के सीएम लव जिहाद का मुद्दा उठाना नहीं भूले। उन्होंने कहा, केरल में लव जिहाद के खिलाफ कानून क्यों नहीं है, जबकि 2009 में ही केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने को कहा था। दोनों पार्टियों ने इसे नजरअंदाज किया है। दक्षिण के तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।